हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइटिंग माइंड्स। फ्रेंड्स, हमारा जो ये क्लास 10th का साइंस क्विक रिवीजन का जो कोर्स चल रहा है उसमें हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड चैप्टर 2 एसिड एंड बेस इसको ऑलरेडी क्विक रिवाइज कर चुके हैं हम। आज का जो हमारा क्विक रिवीजन का जो लेसन है वो है चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम मेटल एंड नॉन मेटल के बेसिक डिफरेंस को समझेंगे, कुछ रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है। साथ में मेटल को कैसे नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन सब सारी टॉपिक को एक डिटेल डिस्कशन के साथ क्विक रिवाइज करेंगे। जी हाँ, डिटेल डिस्कशन के साथ क्विक रिवाइज। इसका मतलब यह है कि हम हर एक चीजों को देखेंगे, बट जो पॉइंट टू पॉइंट नोट करने की चीज है उसी पे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो विदाउट लूजिंग टाइम चलिए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। और लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और साथ में इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिटेड हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इनके मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। जैसे बात करें साइन की लश्यर की, तो मेटल साइनिंग होते हैं जबकि नॉन मेटल साइनिंग नहीं होते। नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है आयोडीन, जो साइनिंग सरफेस देता है, ठीक है। सो इस एक्सेप्शन को आप याद रखेंगे। बाकी इन जनरल नॉन मेटल साइनिंग सरफेस नहीं देते, लश्यर की कमी होती है उनमें। मेटल्स हार्ड होते हैं और जो नॉन मेटल्स है वो सॉफ्ट होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं। वहीं अगर आप नॉन मेटल को देखेंगे तो डायमंड, जो कि सबसे सबसे ज्यादा जो है हार्ड मेटल, मतलब हार्ड सब्सटेंस माना जाता है, नॉट मेटल, हार्ड सब्सटेंस माना जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आप जनरल रूल के साथ आप एक्सेप्शंस को पक्का अपने माइंड में रखेंगे, ताकि आप जब भी आप आंसर लिखेंगे तो एक्सेप्शन जैसे ही आप वहां कोट करेंगे तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स वहां मिलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब स्टेट देखते हैं कि ये जो मेटल्स और नॉन मेटल किस स्टेट में होते हैं। तो मेटल्स जनरली सॉलिड में होते हैं, एक्सेप्शन है मरकरी जो कि लिक्विड में होता है। वहीं अगर आप नॉन मेटल को देखेंगे तो इधर वो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? ब्रोमीन है। एक्सेप्शन क्या है? ब्रोमीन है। ओके। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी में क्या है, इसको आप कितना थीन शीट बना सकते हैं। तो यस, मेटल को थीन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और नॉन मेटल को थीन शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है। डक्टाइल, डक्टाइल मींस होता है कि आप मेटल को या किसी भी, नॉट मेटल, डक्टाइल मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस को आप खींच के तार बना सकते हैं। तो यस, मेटल को तार बनाया जा सकता है, इसलिए हमें अब इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल के वायर बने होते हैं। अगर वो डक्टिलिटी नहीं होती तो वायर में कन्वर्ट ही नहीं होता, ठीक है। सो मेलेबिलिटी मतलब कि शीट में की उसको पीट पीट के सीट बनाया जाए, और दूसरा है डक्टेबिलिटी, जो कि उसको खींच खींच के वायर बनाया जाए, ठीक है। ओके। सो दोनों मेटल्स में प्रॉपर्टी होते हैं, नॉन मेटल्स में नहीं होते, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, वही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर जो है वो मेटल्स वो गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन को वो कैरी करते हैं, जबकि आपको नॉन कंडक्टर में, दैट इज नॉन मेटल में, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम मिलेंगे, न के बराबर, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। ओके। डेंसिटी, मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होगी, वही नॉन मेटल की पुअर में होगी। मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगी, इनकी पुअर मेल्टिंग पॉइंट होगी, लोअर लोअर होगी, ठीक है। सोनरस, क्या वो एक वाइब्रेटिंग साउंड देंगे उनको पीटने पर? यस, मेटल्स देते हैं, नॉन मेटल्स नहीं देते। ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटल के जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक नेचर होते हैं, वहीं नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर होते हैं। सो डेफिनेटली आप मेटल के ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। वहीं नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिड होते हैं तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। सो होप आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको।
देन अब रिएक्शन कराते हैं। मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड कॉपर बनाएगा, एंड एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट नोट करने वाली चीज ये है कि सोडियम पोटेशियम इनको केरोसिन में डुबा के रखते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ इतना ज्यादा विगोरसली रिएक्ट करते हैं कि वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो हमेशा सोडियम को और पोटेशियम को केरोसिन में हम सबमर्ज करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड लीड, ठीक है, ये अपने सरफेस पे एक उनके सरफेस पे ऑक्साइड डेवलप हो जाता है। ठीक है, जैसे ये जिंक है तो इसके ऊपर ऊपर ना एक ऑक्साइड डेवलप हो जाता है जो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से रोकता है। ठीक है, तो और ऑक्साइड नहीं बन पाता, जिसके कारण जो इसके अंदर के जो मटेरियल्स है वो बच जाएंगे। तो एक ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है अपने आप नेचुरली ऑक्साइड बन के, जिसके कारण फर्दर डिटोरेशन नहीं होता। ठीक है, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। नेक्स्ट, जो AuNag दैट इज सोना और चांदी, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, सो ये प्योर मेटल इसलिए माने जाते हैं कि ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होते। अब अगला टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एक्चुअली में फ्रेंड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और दोनों साल्ट बनाएंगे और वाटर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जब उनको रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट और वाटर मिलते हैं। जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक लेते हैं, उसको एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। वहीं एम्फोटेरिक ऑक्साइड को अगर बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट एंड वाटर भी बनेगा। ठीक है, दोनों में साल्ट एंड वाटर ही बनता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे Al2O3 को अगर हम एसिड 6HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो 2AlCl3 बनेगा प्लस वाटर मिलेगा। वहीं अगेन Al2O3 को हम बेस, इस बार बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लेंगे यहां तो क्या बनेगा, ये 2NaAlO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये साल्ट है, ये भी साल्ट है, ये वाटर है, सो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, सेम Al2O3 एसिड, एक बार एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और दूसरा बेस के साथ भी कर रहा है, और दोनों में साल्ट बना रहा है। हालांकि साल्ट अलग अलग है बट बना तो रहा है साल्ट, और वाटर का मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं। ठीक है, सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में याद रखिएगा, जब भी करेगा वो एसिड और साल्ट के साथ, एसिड और बेस के साथ करेगा तो साल्ट एंड वाटर देगा वो। ठीक है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा प्लस बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ओके। मेटल विथ वाटर, जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जनरली देखिए मेटल जो है डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मेटल पहले क्या करेगा, मान लो ये मेटल है तो मेटल पहले क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। फिर ये मेटल ऑक्साइड अगेन मतलब कि हाइड्रोजन एटम्स के साथ, वाटर जो हाइड्रोजन एटम है उसके साथ रिएक्ट कराएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। ओके, सो मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एग्जांपल के लिए 2Mg प्लस H2O, 2MgO प्लस 2H2। अगेन अब देखिए यहां H2O लिया तो यहां ऑक्साइड बनाया पहले, फिर ये ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सो पॉइंट इज कि मेटल के साथ अगर वाटर को रिएक्ट कराया जाए तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो फर्स्ट चरण में क्या है, पहला जो स्टेप है दैट इज ऑक्साइड बनेगा, देन सेकेंड में है हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, ओके। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगोरसली विद वाटर अगेन। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे आर केप्ट इन केरोसिन। ओके, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। ठीक है, इन नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ करेगा। एल्युमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद द स्टीम। ठीक है, एंड कॉपर लेड सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। ठीक है, तो सोडियम को वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट कर लेगा, देन मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ करेगा, एल्युमिनियम एंड जिंक स्टीम के साथ करेगा, कॉपर लीड सिल्वर गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। सो अब देखिएगा बार बार एक ही चीज आ रहा है कि सिल्वर एंड गोल्ड ये ऑक्साइड नहीं बनाते, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मींस कि हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते। दैट इज व्हाई इनकी वैल्यू ज्यादा है, इनका मतलब कि लॉस कम है और ये प्रीसियस है। एक तो इनकी जो है एबंडेंस बहुत कम है, ना के बराबर ये मिलते हैं, है ना, और साथ में इनकी प्योरिटी इतनी अच्छी है कि इनकी डिमांड भी ज्यादा है। तो सिल्वर और गोल्ड के इतना जो डिमांड है उसका सबसे बड़ा कारण एक तो उनका एबंडेंस है, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं वो। ठीक है ना, वो रेयर मेटल्स में आते हैं। सेकेंड, रेयर मेटल मीन्स वो वाले रेयर मेटल नहीं, रेयर मेटल मतलब कि उनका प्रोडक्शन कम है। सेकेंड, इनका जो डिटोरिएशन है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बन के वो बहुत कम है। ठीक है,
मेटल विद एसिड्स, मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो आपको बताया था कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेस नेचर के होते हैं, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो क्या सवाल ये आता है कि मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे? नो, सॉरी, ये तो कर ही रहे हैं यहाँ, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे? तो नो, क्योंकि ये खुद ही बेस है। सो मेटल ऑक्साइड, एमओ मीन्स मेटल ऑक्साइड, सो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड ये कर रहे हैं, ठीक है, क्या बनाएंगे? साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करने वाले हैं। सो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, ठीक है। सो मेटल को अगर डाइल्यूटेड एसिड के साथ अगर हमने रिएक्शन कराया तो एक साल्ट मिला प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। देन अगेन मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? MgOH। इसका कोई यहां मतलब नहीं बन रहा, इसका कोई यहां मतलब नहीं बन रहा, मुझे लग रहा है कि पीछे वाले से ये कॉपी हो गया है, आई थिंक। यस, यहां से कॉपी हो गया एक्चुअली, ये देखिए। सो यहां इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, सो डोंट राइट हियर, ठीक है। नोट, हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूटेड एसिड्स, ठीक है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, अगेन देखिए सिल्वर एसिड के साथ भी रिएक्टिंग कर रहा हो, ठीक है। सो पॉइंट इज कि मेटल को अगर डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट मिलेगा, बट द क्वेश्चन इज कि क्या मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि वो खुद ही बेस नेचर के होते हैं, ठीक। अगर एक मेटल को दूसरे मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में अगर डाला जाए तो क्या करेगा? वो डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। जैसे मान लो मेटल ए है और मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन में उसको डाला जा रहा है, सो क्या करेगा? इसका जो ये जो बंदा है दैट इज मेटल ए, वो डिस्प्लेस कर देगा चीजों को और उसका साल्ट सॉल्यूशन में अपने आप को कैप्चर कर लेगा और मेटल बी को बाहर कर देगा, ठीक है। जैसे यहां आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये सल्फेट इसके पास चला जाएगा और कॉपर बाहर हो जाएगा, तो FeSO4 मिलेगा प्लस Cu मिलेगा, ठीक है। पॉइंट्स देख लेते हैं कि रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद द, ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल इन द सॉल्यूशन। तो जो जिनका ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे, आपको बताऊंगा रिएक्टिव मेटल्स होंगे क्या। सो ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द सेम रेट। सीधी सी बात है कि अगर मेटल्स है तो उनका रिएक्शन रेट भी अलग होगा, जब अलग अलग होगा तो उनको एक सीरीज में हम अरेंज करते हैं, इस सीरीज को हम कहते हैं रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। सो यहां से पॉइंट कैरी करने वाली क्या चीज है कि अगर आपको एक मेटल को दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में रिएक्शन कराए तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से जो उसका साल्ट सॉल्यूशन है वो पहले मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और दूसरा वाला जिसका साल्ट सॉल्यूशन था वो मेटल अलग हो जाएगा। जैसे यहां देखा कि आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया तो फेरस सल्फेट बना प्लस कॉपर को अलग कर दिया, है ना। सो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस पॉइंट में आपको यही बात याद रखनी है। अब सीखते हैं रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल से पहले एक बार समराइज कर लेते हैं रिएक्शन का जो टेबल है कि अगर इसमें रिएक्टेंट्स है, अगर रिएक्टेंट को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, नॉन मेटल के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा। जैसे ऑक्सीजन को कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, जब नॉन मेटल को कराएंगे तो एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। आपको बता रहा था ना कि ये बेस होते हैं, ये एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए एसिडिक ऑक्साइड मिल रहा है, ये बेसिक ऑक्साइड मिल रहा है, दैट इज मेटल ऑक्साइड। जब मेटल को आप वाटर के साथ कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जबकि ये जो नॉन मेटल है वो रिएक्ट नहीं करेगा। जब मेटल को डाइल्यूटेड एसिड के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, बट ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि खुद ही एसिड है। तो अगर मान लो बेस के साथ कराना है तो बेस के साथ कराना है तो ये तो रिएक्शन नहीं करेगा, बट ये क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा। सीधी सी बात है। जैसे एसिड है, अब ना मान लो कि बेस के साथ क्या होगा, सो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये क्या बनाएगा? साल्ट। ओके, विद नॉन मेटल साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। एक मेटल को अगर आप नॉन मेटल के साथ साल्ट सॉल्यूशन कराएंगे तो क्या होगा? तो ये डिस्प्लेसमेंट करेगा। क्यों? रिएक्टिविटी के कारण। जिसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी वो कम रिएक्टिव वाला जो मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगा। क्लोरीन के साथ इधर कुछ नहीं,
इधर क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं, जो नॉन मेटल है वो हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, तो इसको अब जैसे आप एक बार थोड़ा सा रीचेक कर लेंगे। ठीक है, देन अब देखते हैं जो हमारा आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक एलिमेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, सो रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ठीक है, सो रिएक्टिविटी बेसिकली एलिमेंट्स की टेंडेंसी है कि अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी के लास्ट जो वैलेंस शेल क्या है, लास्ट शेल ऑफ द एटम, तो लास्ट शेल में मान लीजिए किसी के पास 1 है और किसी के पास 7 है, 6 7। अब इसको कंप्लीट करना है तो इसे चाहिए 7 और इसे चाहिए 1, तो ये 7 किसी से लेगा या फिर ये किसी से 1 लेगा, तो ये ज्यादा इजी है कि किसी से 1 ले ले, 7 इसको कोई देगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एक डोनेट कर देगा इसको। तो इसके जो ये जो लास्ट वाला सेल है वो खत्म हो गया, तो इसके जो लास्ट टू लास्ट वाला सेल होगा वो अब उसका बैलेंस सेल हो जाएगा, जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगेन इसका जो बैलेंस सेल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका जो टेंडेंसी है कि कैसे कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट करता है, उसी टेंडेंसी को हम रिएक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, जो मेटल्स है वो जनरली उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं, तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं ताकि लास्ट टू लास्ट जो उनका ऑर्बिट है वो उनका वैलेंस सेल बन जाए और वो अपने वैलेंसी को कंप्लीट कर ले। वही नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, मेटल्स लूज करेंगे और नॉन मेटल गेन करेंगे। ठीक है, जब ये लूज करेंगे तो इन पे एक प्लस चार्ज चढ़ेगा, जब ये गेन करेंगे तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। सो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कहेंगे कैटायंस और जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम कहेंगे अनायंस। ठीक है, ओके। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब बना तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप करेगा, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यही फोर्स दोनों जो एलिमेंट है उसको आपस में अट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल के लिए मैं यहां पेन चेंज करना पड़ेगा मेरे को। सोडियम और ये कैल्शियम, सोडियम के पास कितना है 281, इसके पास है 287। ओके, सो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सो ये इलेक्ट्रॉन, इसको मेटल है तो ये लूज करेगा और ये नॉन मेटल है तो ये गेन करेगा। सो क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। हाँ ठीक है, ओके, मैं देख रहा था कि गलत नहीं लिख दिया मैंने पीछे। ठीक है, सो अब मैंने यहां पॉजिटिव चार्ज चढ़ा दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब यहां क्या बचा 0, दैट मीन्स कि ये खत्म, ये वाला सिस्टम खत्म इसका। ओके, और इसके पास क्या बचा, इसके पास बच गया 8। ओके, तो ये भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। सो जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दैट मीन्स कि इधर कैटायंस हो गया, इधर एनायंस हो गया। अब दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, जो इन दोनों एलिमेंट को खींच के रखेगा, और ये क्या बनाने वाले हैं NaCl। इस तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो कंपाउंड बना NaCl, उसको हम कहेंगे हम आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड्स which are formed by transfer of electron from one element to another, ठीक है, causing electrostatic force developed due to the cations and anions। ठीक है, ओके। अब देखिए, जिस हम रिएक्टिव सीरीज की बात कर रहे थे वो ये रिएक्टिव सीरीज आपके सामने है, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है दैट इज पोटेशियम, और सबसे कम जो है दैट इज आएगा प्लेटिनम, नीचे आएगा प्लेटिनम। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है दैट इज प्लेटिनम, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, एंड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज दैट इज पोटेशियम। ठीक है, अब पोटेशियम के से कम रिएक्टिव कौन है, सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम फेरस, उससे कम टीन, उससे कम लीड, उससे कम मरकरी, ठीक है, कॉपर, एच क्या है हाइड्रोजन, सॉरी, पीबी से कम हाइड्रोजन, देन
कॉपर, उससे नीचे मरकरी, उससे नीचे सिल्वर। ठीक है, तो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, रिएक्टिविटी का। सो हाईएस्ट, सबसे जो टॉप में है, विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट reactive, that is potassium, and which element is the least reactive, that is platinum। ठीक है, यहां नहीं है। ठीक है, ओके। सो अब देखिए, अब इसको याद करने का एक तरीका है, कैसे। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन द लो ह्यूमिड कंट्री मोर सेटिस्फैक्टरी। हर लेटर का जो पहला है वो उससे आप इसको रिलेट कीजिए। जैसे पॉपुलर पोटेशियम, साइंटिस्ट में एस से सोडियम, कैन से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, जेड से जिंक, आई से आयरन, टी से टीन, एल से लीड, एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एम से मरकरी एंड एस से सिल्वर। So popular scientist can make a zoo in the low humid country more satisfactorily। इसको आप याद करके ये जो हमारा रिएक्टिव सीरीज है वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज पोटेशियम एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज प्लेटिनम। ठीक है, ओके। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको डिस्प्लेस करके उसके साल्ट को अपने पास ले लेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि मोस्ट रिएक्टिव जो, मतलब जो मान लीजिए कैल्शियम है और यहां एजी है, एजी छोड़िए, सीयू है। सो कैल्शियम में, ठीक है, सो इसका, सॉरी ये गलत है, सी ए प्लस सी यू SO4 है ना, तो SO4 ये ले लेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो हमेशा जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ये बात बस ध्यान में रखिएगा। अब एक एक्वा रेजिया करके एक सॉल्यूशन है, वो एक्चुअली बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड, याद रखिएगा कंसंट्रेटेड, डाइल्यूटेड नहीं, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड HNO3। इनको 3:1 के रेशियो में 3 पार्ट कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 को आप क्या करेंगे, जब मिलाएंगे तो आपको बनेगा एक्वा रेजिया सॉल्यूशन। अब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें बनता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि गोल्ड एंड प्लेटिनम को डिसॉल्व कर देता है, गोल्ड एंड प्लेटिनम को डिसॉल्व कर देता है। बीच में स्कैम भी एक बार आया था कि कुछ लोग स्कैमर्स घर घर जाके लेडीज जो है फीमेल्स, उनको कहते हैं कि लाओ अपने ज्वेलरी, मैं आपको ज्वेलरी साफ कर देता हूं बट बहुत ही मिनिमल प्राइस पे। और वो क्या करते हैं कि वो एक्वा रेजिया को के सॉल्यूशन में उसको डालते हैं गोल्ड को, और वो क्या करता है, उनका जो गोल्ड का जो पोर्शन है, कुछ पोर्शन उसमें डिसॉल्व हो जाता है और वो साफ भी हो जाता है, तो वो उसको वापस दे देते हैं। बट हुआ क्या, जो गोल्ड का जो ग्राम है वो तो कम हो गया, क्योंकि एक्वा रेजिया में कुछ गोल्ड डिसॉल्व हो गए। ठीक है, तो ये स्कैम बीच में आया था। So they were using chemistry aqua regia। Now coming to ionic compound। आयनिक कंपाउंड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने कि जैसे ही कुछ मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे और कुछ नॉन मेटल उसको इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेंगे, तो जो ट्रांसफर करने वाला है उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, कैटायंस चढ़ेगा, और जो नेगेटिव लेगा दैट इज एनायन चढ़ेगा उस पर। दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा जो कंपाउंड को अट्रैक्ट करके रखेगी एलिमेंट्स को कंपाउंड में। इस तरह से जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे तो वो सॉलिड होगी, हार्ड होगी, ब्रिटल होगी। ब्रिटल का सेंस है मेलिएबिलिटी का अगेंस्ट, अपोजिट ऑफ मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में क्या है कि आप उसको पीट पीट के चादर बना रहे थे, सीट बना रहे थे, जितना आप उसको पीटेंगे वो पतला सीट बनता चला जाता है। जबकि ब्रिटल का मतलब होता है कि जैसे ही आप उसको चोट मारेंगे एक समय के बाद वो टूट जाएगा। सो अपोजिट ऑफ मेलिएबिलिटी। सो जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट कुछ सॉल्वेंट जैसे केरोसिन, पेट्रोल, इनमें इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, कंडक्टेंस, ठीक है,
ये सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में ही सिर्फ कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जब इसको एज अ कंपाउंड देखोगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो नहीं करता। परंतु जैसे ही आप सॉल्यूशन में तोड़े, आप इसको सॉल्यूशन बनाओगे या मोल्टन करोगे तो NaCl में कन्वर्ट हो जाएंगे, Na+Cl- जो कि आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये आयन रेडी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। सो सॉलिड स्टेट में दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट। एग्री? ओके। अब मेटलर्जी में आते हैं। इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है मेटलर्जी, जिसमें हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, हाउ वी एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम नेचर, ठीक है। सो सबसे पहले मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? जो भी अर्थ क्रस्ट में कंपाउंड्स और एलिमेंट पाए जाते हैं, दे आर कंबाइनली कॉल्ड मिनरल्स। और उस मिनरल में से हम किसी मेटल्स को अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो नेचुरली जो अकरिंग मेटल्स होते हैं वो कहे जाते हैं ओर्स, ठीक है। और वो ओर्स में उस मेटल की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज सिग्निफिकेंस, नॉट सिग्निफिकेंस, क्वांटिटी, पोर्शन। मान लीजिए कि ये इतना सारा ये अर्थ क्रस्ट है, एग्जांपल के लिए ये अर्थ है, इसके अंदर जो भी प्रेजेंट है उसको हम मिनरल कह रहे हैं। बट हमने यहां खोदा और देखा कि ये जो हमारे पास जो मिनरल्स का जो क्वांटिटी है उसमें आयरन ज्यादा है, सो उसको हम आयरन ओर कहेंगे। यहां से हमने निकाला, इसमें देखा कि हमारे पास कॉपर ज्यादा है तो कॉपर का और कहेंगे। यहां से निकाला, बोला एल्युमिनियम ज्यादा है तो इसको हम एल्युमिनियम का और कहेंगे। तो और मिनरल्स का एक पार्ट है, बट उसमें किसी पर्टिकुलर मेटल की परसेंटेज ज्यादा होती है, ठीक है। बट इतना कम से कम होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, ताकि उसे हम एक्सट्रैक्ट कर सके मेटल। अब इतना नहीं कि 10 रुपए का मेटल निकालने के लिए मुझे 100 रुपए खर्च करना पड़े, तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। सो ओर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो मिनरल्स के पार्ट है जिसमें किसी भी मेटल का परसेंटेज हाई होगा और वो इकोनॉमिकली उसको एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल हो, मतलब कि उस मेटल का जो वैल्यू है उससे एक्सट्रैक्शन थोड़ा कम ही आए, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम मेटल को इनरिचमेंट करते हैं, उसके बाद उस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, देन साथ में उसको रिफाइन करके मेटल में वापस कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनरिचमेंट, देन एक्सट्रैक्शन, देन रिफाइनिंग, ठीक है। 3 प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है। ओके। सो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया मिनरल्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ओर्स। जब आप मिनरल्स को देखेंगे या ओर्स को देखेंगे तो उसमें 3 कैटेगरी के ओर्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। पहला कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका हाई रिएक्टिव, मतलब कि सीरीज में उनका टॉप मोस्ट पोजीशन है, मतलब कि वो हाईली रिएक्टिव है। अब वो हाईली रिएक्टिव है तो डेफिनेटली वो फ्री मतलब एलिमेंट में नहीं पाए जाएंगे। एग्जांपल के लिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये फ्रीली नहीं पाए जाते, ठीक है। दूसरा है मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है। जो रिएक्टिव सीरीज था हमारा, उसमें जो बीच वाले मेटल्स थे, ठीक है, उनमें जिंक, फेरस एंड पीबी, ये क्या होते हैं? ये जनरली ऑक्साइड में मिलते हैं, सल्फाइड में मिलते हैं, कार्बोनेट्स में मिलते हैं। ये मिलते हैं फ्री, मतलब पहले वाले तो फ्री ही नहीं मिल रहे थे, बिल्कुल मिल ही नहीं रहे थे, वो किसी न किसी कंपाउंड में मिल रहे हैं। ये क्या है? ये मिलते हैं बट ऑक्साइड में मिलते हैं, सल्फाइड में मिलते हैं, कार्बोनेट्स मिलते हैं। तीसरे वो है जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, जैसे सिल्वर हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये मिलते हैं और ये फ्री में भी पाए जाते हैं। फ्री मतलब फ्री में पैसे वाले नहीं, फ्री मतलब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये ऑक्साइड में मिल रहा था, ये सल्फाइड में मिल रहा था, ये कार्बोनेट में मिल रहा था, ये किसी और एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना के रखा है। ये क्या है? ये आपको फ्री में मिलेंगे, मतलब फ्रीली मिलेंगे आपको नेचर में, ठीक है। सो अब ऐसे ओर्स को हम अलग अलग तरीके से, मतलब एक्सट्रैक्शन, इनरिचमेंट एंड एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग करते हैं। एक बार हम चार्ट देख लेते हैं कि मान लीजिए ओर है, कंसंट्रेटेड ओर है, दैट मींस कि मिनरल्स का जो कंसंट्रेटेड पार्ट है, इन आफ्टर इनरिचमेंट ये हम ओर हमारे पास आ गया। अब अगर वो ओर हाईली रिएक्टिव मेटल्स है तो उसको हम मोल्टन ओर्स को मोल्ट कर लेते हैं, पिघला लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से हम प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। अगर मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स है, ठीक है, उसमें 2 तरह के आपको बेसिकली ओर्स मिलेंगे, कार्बोनेट ओर्स एंड सल्फाइड ओर्स। अगर कार्बोनेट ओर्स है तो लिमिटेड एयर का यूज करते हुए हम कैल्सिनेशन मेथड से ऑक्साइड बनाते हैं और फिर मेटल में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मेटल में उसको रिड्यूस कर लेते हैं यूजिंग कार्बन, ठीक है, और प्यूरिफाई मेटल में मिल जाता है। बट अगर सल्फाइड ओर्स है तो हम उसको रोस्ट करते हैं
और रोस्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, अगेन उसको रिड्यूस करते हैं यूजिंग कार्बन एंड प्यूरिफाइड मेटल मिल जाता है। ठीक है, अगर लो रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिव मेटल्स है वो डेफिनेटली फ्री में मिलने वाले हैं, फ्रीली, नॉट फ्री में, फ्रीली। सो वो सल्फाइड और से रोस्टिंग करेंगे एंड रिफाइनमेंट हो जाता है। इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइटिस के माध्यम से, कैल्सिनेशन के माध्यम से, रोस्टिंग के माध्यम से हम जो है प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। नो मैटर कि वो हाईली रिएक्टिव था, मीडियम रिएक्टिव था या लो रिएक्टिव था, हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी हमने डेवलप कर ली है कि भाई तुम कोई भी हो, हाईली रिएक्टिव हो, लो रिएक्टिव हो, मॉडरेटली रिएक्टिव हो, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। अगर हाईली रिएक्टिव रहोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस की मीडियम से हम आपको निकाल लेंगे। अगर आप मीडियम वाले हो तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के माध्यम से निकाल लेंगे। अगर आप लो रिएक्टिव हो तो आपको रोस्टिंग के माध्यम से निकाल लेंगे, पर आपको निकालेंगे जरूर। ठीक है, अब देखिए एक जो टर्म है दैट इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, थर्मिट रिएक्शन में क्या है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसके साथ हम एक लो रिएक्टिव मेटल को रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, लोअर वाले रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे मान लीजिए कि ए एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और बीसी एक कंपाउंड है जिसमें बी लोअर वाला रिएक्टिव है। हम दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो ये एसी बना देगा और बी को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, सो हम जैसे ही रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करना होता है हमें, या मशीन का कोई पार्ट क्रैक हो जाता है उसको ज्वाइन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, फेरस ऑक्साइड में, क्योंकि हमें तो फेरस चाहिए, ऑक्साइड से काम नहीं चलेगा, सो हम एल्युमिनियम लो वाला जो रिएक्टिव है मेटल है उसको यूज करेंगे, दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्योर फेरस मिलेगा और ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ कंबाइन हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, प्योर आयरन। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन में जो कीवर्ड है दैट इज कि रिएक्शन बिटवीन हाई रिएक्टिव मेटल विद लो रिएक्टिव मेटल इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, ठीक है, डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड इन ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक, ज्वाइनिंग क्रैक्स ऑफ मशीन्स। ठीक है, सो एग्जांपल के लिए आप कोट कर देंगे कि Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। ठीक है, ओके, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या था भैया, जो लोअर डिस्प्लेसमेंट वाला, लोअर रिएक्टिव वाला जो कंपाउंड था उसको हमने एज अ रिड्यूसिंग लिया। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कोरोजन। देखिए आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात किया था। ठीक है, सो जब सिल्वर क्या होगा, सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर सल्फाइड बनाएगा और सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग चढ़ जाएगा, दैट इज कोरोजन ऑफ सिल्वर। ठीक है, वहीं अगर कॉपर को अगर आप मोइस्ट CO2, मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉपर कार्बोनेट मिलेगा और आप देखेंगे कि ब्रास के ऊपर ग्रीनिश इस तरह का एक कलर वहां चढ़ जाएगा। ठीक है, सेम अगर आयरन को अगर आप मॉइस्ट एयर दैट मींस कि ऑक्सीजन के साथ आप अगर मॉइस्ट एयर दैट मींस कि ऑक्सीजन होगा और पानी होगा, H2O होगा, सेम यहां भी था मॉइस्ट CO2, H2O प्लस CO2। तो जब इनको आप रिएक्शन कराएंगे आयरन प्लस O2 प्लस H2O, सो आपको फेरस ऑक्साइड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। सो ये ब्राउन जो रस्ट है, जो कोरोजन देखते हैं ना, जंग लग जाता लोहे में, सो इस तरह का आपको टेक्सचर मिलेगा। सो आपको सिल्वर में ब्लैकिश टेक्सचर मिलेगा, कॉपर में ग्रीनिश टेक्सचर मिलेगा और इसमें डार्क ब्राउनिश टेक्सचर मिलेगा। ठीक है, सो क्यों हो रहा है, ये सिल्वर सल्फर के साथ, ठीक है, कॉपर किसके साथ कर रहा है, CO2 के साथ, और ये कर रहा है H2O के साथ प्लस O2, है ना। ये ब्लैक कलर दे रहा है, ये ग्रीन कलर दे रहा है, ये डार्क ब्राउन दे रहा है ना। पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि तीनों का जो मेटल की क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो रही है। ठीक है, ओके, अब इसको बचाया कैसे जा सकता है, तो उसको हम पेंट करके, ऑयलिंग करके, ग्रीस करके या फिर एलोइंग करके। अब ये एलोइंग क्या है आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन।
जब भी हमें लगता है कि आयरन हम ऐसे जगह यूज करने वाले हैं जहां मॉइस्ट ज्यादा है, वाटर क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, मॉइस्चर ज्यादा है, उसको हम कैसे यूज करेंगे? सो उसके लिए हम आयरन का जो जो भी हमारे पास पीस है उसको हम जिंक से कोट कर देते हैं। तो जिंक का कोटिंग करने से क्या होता है कि जो आयरन का जो सरफेस है वो जिंक से कवर्ड हो जाता है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन के लिए अब एक्सपोज नहीं होता। दैट मीन्स कि फेरस ऑक्साइड नहीं बनाएगा, जंग नहीं लगेगी। ठीक है। सो हम पानी, जहां पानी का वो चाहिए हमें, हमने कल बात किया था ना कि हमें पानी चाहिए तो उसको आप क्या कर दो, गैल्वेनाइज कर दो, है ना, वाटर पाइप्स को गैल्वेनाइज कर दो। सो गैल्वेनाइजिंग का मतलब ये है कि आयरन को आपने जिंक से कोट कर दिया, अब ये ऑक्सीडेशन को मिनिमाइज कर देगा। ठीक है। तो ये पानी जो पाइप का जो पानी है वो बिल्कुल सही रहेगा, पाइप कोरोसिव नहीं होगा। ठीक, ओके। अब एलोइंग क्या होता है कि किसी भी मेटल को मेटल से या मेटल को नॉन मेटल से, मेटल प्लस मेटल या मेटल प्लस नॉन मेटल, दोनों, मेटल को आप मेटल से भी कर सकते हैं और नॉन मेटल से भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे। तो अगर सवाल आया कि क्या एलोइंग मेटल से ही होगा, नहीं, नॉन मेटल से भी हो सकता है। सो मेटल को मेटल से या मेटल को नॉन मेटल से अगर आप रिएक्शन कराएंगे, मिक्सचर बनाएंगे, कैसा है मिक्सचर? अ होमोजीनियस मिक्सचर, उसको कहेंगे हम एलॉय। अब कुछ बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे लीड, दैट मींस कि आप लीड को टीन के साथ पीबी प्लस एसएन को अगर आपने रिएक्शन कराया, एलॉय बनाया, तो मिलेगा सोल्डर, जो हम लोग शोल्डर आयरन्स में यूज करते हैं। मरकरी के साथ आप किसी भी चीज को अगर आपने एलॉय बनाया है, किसी भी मेटल लेकर मरकरी के साथ, तो उसको कहेंगे हम क्या? अमालगम। कोई भी चीज हो, ठीक है, हालांकि नाम अलग अलग हो सकता है, जैसे सोडियम के साथ कराओ तो सोडियम अमालगम। सो मरकरी के साथ एक कॉमन टर्म आता है अमालगम। ठीक है। सो मरकरी रहेगा, दूसरा कोई मेटल रहेगा। ठीक है। सो टीन में क्या रहेगा? पीबी, ये जो सोल्डर है पीबी प्लस एसएन। अमालगम में रहेगा सबसे पहले एचजी, और कोई एक और रहेगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में रहेगा कॉपर प्लस टीन। ठीक है। कॉपर और टीन को आप एलॉय बनाएंगे तो मिलेगा ब्रॉन्ज। कॉपर और जिंक को बनाएंगे तब को मिलेगा ब्रास। और आयरन, निकेल और क्रोमियम, आयरन, निकेल और क्रोमियम अगर आपने मिक्स कर दिया तो रस्ट रेसिस्टेंस आपको मिलेगा स्टेनलेस स्टील। अब सब लोग पूछते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील में स्टेनलेस क्या है? स्टेनलेस मतलब इसमें कोई स्टेन नहीं रहेगा, दाग धब्बे नहीं रहेंगे, जंग नहीं लगेगा। सो स्टेनलेस स्टील, तो ये बनेगा स्टील, आयरन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, इन तीनों का आप रिएक्शन कराएंगे तो मिलेगा स्टील। वो स्टील कैसा होगा? स्टेनलेस। ठीक है। सो ये एलॉय का एक छोटा सा चार्ट था जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं एलॉय को, थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो, जो सोल्डरिंग आयरन में सोल्डर यूज होता है वो कैसे बनता है? लीड एंड टीन से। अमालगम, मरकरी एंड अदर। ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टीन। ब्रास, कॉपर एंड जिंक। स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकेल एंड क्रोमियम। ठीक है। अब एक एलॉय क्या है कि एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका? मेटल टू मेटल का या मेटल टू नॉन मेटल का। ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 3, मेटल प्लस नॉन मेटल। होप आपकी सारी चीजें कवर्ड हो गई होंगी। हमने ऑलमोस्ट 40 मिनट के लमसम में ऑलरेडी हमने इसको कवर कर लिया, एंड मोस्ट जो अच्छे अच्छे फैक्ट्स थे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, उसको हमने ऑलरेडी कवर किया है। बड़े डिटेल वे में चीजों को समझ लिया, थोड़ा स्पीड वे में किया था कि क्विक रिवीजन है तो स्पीड तो बढ़ाना ही था। सो स्पीड वे में हमने इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया है। ठीक है। स्लो चलेंगे तो एग्जाम तो पार ही हो जाएगा, ठीक है। तो स्लो चलने का कोई मतलब ही नहीं है, फास्ट चलना पड़ेगा हमें। ठीक है। एक ने पूछा मेरे से कि सर अगर आपने इतना स्पीड पढ़ाया तो मैं समझूंगा कैसे? समझने का टाइम तो खत्म हो गया ना, अब तो 15 दिन में समझना तो है ही नहीं, अब रटना है। समझना था तो 1 साल पहले समझना था, अब तो सिर्फ रटने की बात आई है। सो प्लीज इसको आप रट्टाफिकेशन के माध्यम से इसको आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है। जो रिएक्शन समझना है उसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, ठीक है, बट चीजों को अभी आप याद करना चालू कीजिए, मेमोराइज करना चालू कीजिए, रिवाइज करना चालू कीजिए, और जितने बार रिवाइज कीजिएगा उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। चीजें में
डाउट कम होंगी, रिवाइज करने पे डाउट कम होता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 3। लेट्स मीट फॉर द चैप्टर 4 नेक्स्ट डे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।